पहले नर्सिंग प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट स्टेज था हमारे पास, फर्स्ट स्टेप जो था वो नर्सिंग असिस्टेंट था। और नर्सिंग असिस्टेंट को हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज इसका टू सेकंड पार्ट है नर्सिंग डायग्नोज। अब जो हमने नर्सिंग असिस्टेंट की है तो किसी खास मकसद के लिए तो हमने की होगी। तो पेशेंट का हमने कोई खास नीड आइडेंटिफाइड करना होता है। अब वो हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना। और अब हमने उसके लिए डायग्नोज बनानी है स्टेप बाय स्टेप कि एक पेशेंट को एक स्पेसिफिक डिजीज है। तो स्पेसिफिक डिजीज के साथ मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हर एक के लिए हमने फिर नर्सिंग डायग्नोज बनानी है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स नीड्स और प्रॉब्लम, आल्सो नोन एज द नर्सिंग डायग्नोज। इसमें हम जस्ट ये करना है कि पेशेंट को जो नीड है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। एक मेडिकल डायग्नोज है, एक नर्सिंग डायग्नोज है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन मेडिकल डायग्नोज में ये होता है कि उन्होंने एक खास स्पेसिफिक डिजीज पे उनका फोकस होता है। उनका मकसद डिजीज को ट्रीट करना होता है। हमारा मकसद भी नर्सिंग डायग्नोज का डिजीज को ट्रीट करना होता है, लेकिन हम पेशेंट को एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, सिम्टम वाइज हम उसको केयर देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है और उसको सेल्फ केयर, उस उसको बाथिंग सही तरीके से नहीं हुई है, या महीने से नहीं हुई, या वीक से नहीं हुई, या डेली उसको नहीं हुई है बाथिंग, तो उसका ये एक सेल्फ केयर डेफिसिट है, मीन कि वो खुद बाथिंग नहीं ले सकता। तो ये इसके लिए एक प्रॉब्लम है डिजीज के साथ। तो हमने फिर जब आगे डायग्नोज बनानी है तो हम कहेंगे कि सेल्फ केयर डेफिसिट है पेशेंट को, ठीक है ना। इसी तरह हर एक पेशेंट की अपनी माइंड में अपनी बॉडी की एक सेल्फ इमेज बनी होती है, ठीक है ना। तो अगर किसी की सर्जरी हुई है या किसी की एक्सीडेंट वगैरह हुई है और उसको कोई कट वगैरह लगा हो, या कोई सर्जरी की वजह से स्कार लगी हुई हो ना, तो वो इससे शेम फील करता हो, तो ये इसका एक बॉडी जो इमेज है वो डिस्टर्ब हुई है, ठीक है ना। इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है तो वो उससे उसको इसकी वजह से वो शेम फील करता है, तो उसका जो बॉडी इमेज है अपनी माइंड में तो वो डिस्टर्ब हुई है, ठीक है ना। तो हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके इसका डायग्नोज निकालना है। इसी तरह अगर एक्यूट या कोई क्रॉनिक पेन है तो वो किसी एक चीज की वजह से तो होगा ना, किसी मेजर एक डिजीज होगा तो उसका एक साइन होगा या सिम्टम्स होगा, ठीक है ना। तो इसका हमने स्पेसिफिक डायग्नोज निकालना है कि ये एक्यूट पेन इस वजह से है, तो मेरा एक्यूट पेन के लिए क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगी, ठीक है ना। तो नर्सिंग डायग्नोज में हमने ये निकालना है कि ये एक्यूट पेन है या जो भी साइन सिम्टम्स है या जो भी प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो वो किस वजह से है, ठीक है ना। तो उसका हमने एक रीजन निकालना है और फिर उसी के बेस पे हमने फिर हर एक जितनी भी डायग्नोज हमारे पास एक डिजीज में एक पेशेंट के लिए बन जाए, तो फिर हर डायग्नोज के लिए हमने फिर नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। अच्छा, द पर्पज ऑफ दिस स्टेप इज टू ड्रॉ अ कंक्लूजंस रिगार्डिंग द क्लाइंट स्पेसिफिक नीड और ह्यूमन रिस्पॉन्सेज। अच्छा, जो पेशेंट को नीड है तो हमने बस जस्ट इसको कंक्लूजन निकालना है कि पेशेंट को ये डिजीज हुआ है और इसकी वजह से उसको ये नीड है। सिर्फ बाथिंग उसको सही तरीके से वो खुद नहीं ले सकता, तो ये एक सेल्फ केयर डेफिसिट है ना, तो हमने उसके लिए उसी के बेस पे केयर देना है और इसी के बेस पे हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। और ह्यूमन रिस्पॉन्स ऑफ कंसर्न सो दैट इफेक्टिव केयर कैन बी प्लान्ड एंड डिलीवर्ड। वही बात है कि पेशेंट की रिस्पॉन्स को हम देखते हैं कि वो पेन के साथ पेशेंट को पेन आया हुआ है, तो अब पेशेंट किस तरह पेन को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। इसके साथ कोफिंग मैकेनिज्म इसका ठीक है, ये ठीक नहीं है, उसकी थ्रेशोल्ड कितना है, पेन को बर्दाश्त करने का थ्रेशोल्ड कितना है, तो वो हमें मालूम करना है। तो फिर इसी की बेस पे हमने फिर आगे प्लानिंग करनी है ताकि हम एक इफेक्टिव नर्सिंग केयर वो प्रोवाइड कर सके पेशेंट को। अच्छा, हम जो ज्यादातर यूज करते हैं इंटरनेशनल वाइज यूज होता है वो नेंडा यूज होता है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। उन्होंने बहुत सारी डायग्नोसिस निकाली हुई है पहले से, तो बस जस्ट आपने उसको अपने पेशेंट पे फिट करना है। बाकी आप खुद भी बना सकते हैं, हर पेशेंट के लिए खुद हम डायग्नोज बनाते हैं कि इस पेशेंट को ये नीड है। बस जस्ट डायग्नोसिस मीन कि आप पेशेंट की नीड मालूम कर लो। इन क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोज वही है कि नर्सिंग डायग्नोज एक इंटरनेशनल है। एक बुक लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोज के नाम पे, जिसको हम नेंडा बोलते हैं, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के जस्ट हमें एक हिंट दी हुई है, और अगर किसी पेशेंट पे वो डायग्नोज अप्लाई होता है तो हम डायग्नोज को अप्लाई करते हैं पेशेंट पे। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक प्रोसेस। अच्छा,
डायग्नोसिस का भी अपना एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कि आपने सबसे पहले प्रायोरिटी पे किस चीज को डायग्नोस करना है, प्रायोरिटी पे किस चीज को आपने नर्सिंग केयर प्लान देना है। अब जो हमने असेसमेंट की है तो ये इसका एक एंड प्रोडक्ट है। असेसमेंट हमने किस लिए की है कि पेशेंट की हम नीड आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है ना, तो ये इसका एक एंड प्रोडक्ट है। It is a clinical judgment about an individual's family or community responses to actual or potential health problem and life responses। कि एक बंदा या कम्युनिटी या फैमिली जिसके लिए भी हम नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक डिजीज को या एक स्पेसिफिक हेल्थ की एक स्पेसिफिक पोटेंशियल या एक्चुअल प्रॉब्लम्स को वो किस तरह रिस्पॉन्स करता है, इसका रिस्पॉन्स लेवल हम मालूम करते हैं कि आया वो खुद इस चीज के साथ रिस्पॉन्स करता है तो हमने उसको फैसिलिटेट करना है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर हम खुद इसको डिपेंडेंट केयर देते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। तो ये एक क्लिनिकल जजमेंट है कि हम पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई कर सके और इसकी उसी नीड को उसका रिस्पॉन्स मालूम कर सके नर्सिंग डायग्नोज में, ठीक है ना। अच्छा, इट कंबाइंस द क्लाइंट स्पेसिफिक नीड और प्रॉब्लम। वही बात है कि इसमें क्लाइंट्स की नीड और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, द रिलेटेड फैक्टर नर्सिंग डायग्नोज में क्या क्या चीजें होंगी, तो इसमें तीन चीजें होंगी, सही है ना। इसमें एक है स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होगी, फिर इसके साथ इसकी एटियोलॉजी होगी या रिस्क फैक्टर होगी कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आया हुआ है, काजेशन क्या है इसका, तो वही चीज हमने सेकंड पार्ट में लिखनी है। और थर्ड पार्ट में हमने लिखनी है कि इसकी साइंस सिम्टम्स, ये जो इसको प्रॉब्लम आई हुई है तो हमने इसको इसी साइंस सिम्टम्स की वजह से उसकी एविडेंस कर ली है, ठीक है ना। तो 3 पार्ट सिस्टम है ये नर्सिंग डायग्नोज। आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक 2 पार्ट सिस्टम स्टेटमेंट होता है और एक 3 पार्ट स्टेटमेंट होता है। 2 पार्ट स्टेटमेंट में ये होता है कि जस्ट प्रॉब्लम को स्टेट किया होता है, ठीक है ना, कि क्लाइंट को पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, या तो एक्चुअली इसको ये प्रॉब्लम है या कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम है उससे रिस्क फैक्टर है, ठीक है ना, और या एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो वो स्टेटमेंट होती है। और सेकंड पार्ट में उसकी एटियोलॉजी स्टेट होती है, ठीक है ना, कि उसका जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आया हुआ है तो उसकी एटियोलॉजी क्या है, काजेशन क्या है। और इसी को इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने एटियोलॉजी के साथ एक वर्ड के साथ रिलेट करना होता है जिसको हम रिलेटेड टू आरटी के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। द डायग्नोस्टिक लेबल एंड एटियोलॉजी आर लिंक्ड बाय द टर्मिनोलॉजी एटियोलॉजी, ठीक है ना। अच्छा, एक है 2 पार्ट स्टेटमेंट होता है और एक 3 पार्ट स्टेटमेंट होता है। 2 पार्ट स्टेटमेंट में हमने आप लोगों को बता दिया कि उसमें हम फिर वो एविडेंस की तरफ नहीं जाते। जो साइंस सिम्टम्स होती है, साइंस सिम्टम्स से हम एविडेंस देते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आया हुआ है पेशेंट को, उसकी ये एटियोलॉजी है, ये काजेशन है, और हमने ये इसी वजह से ये प्रॉब्लम निकाले और उसको हमने इसी वजह से आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये उसको साइंस सिम्टम्स है ये चीज, तो हमने उसको एक एविडेंस देना होता है 3 पार्ट सिस्टम में। और 2 पार्ट स्टेटमेंट में हमने बस जस्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और इसके साथ उसकी एटियोलॉजी को लिखते हैं और लिंक करते हैं रिलेटेड टू। और जो हम 3 पार्ट स्टेटमेंट में करते हैं तो उसमें हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके साथ आइडियोलॉजी रिलेटेड के थ्रू आरटी के थ्रू लिंक करते हैं, और अगर हमारे पास कोई साइंस सिम्टम्स की वजह से आया हुआ है तो हम फिर उसको एविडेंस बेस्ड पे लिखते हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप एग्जांपल को देख ले कि 2 पार्ट स्टेटमेंट में एक डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है, एक पेशेंट है उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, तो ये किस वजह से हुआ है, रिलेटेड टू अल्टरेशन इन रेट रिदम या इलेक्ट्रिकल कंडीशन, किसी वजह से भी ये इसका जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हुआ है। अच्छा, 3 पार्ट स्टेटमेंट में किस तरह होगा एग्जांपल, तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू अल्टरेशन इन रेट रिदम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, किसी एक की वजह से या तीनों की वजह से इसका कार्डियक आउटपुट वो डिक्रीज हुआ है। और इसको हमने एक किस्म का एविडेंस हमें हमारे पास ये है कि ये इसका वजह से उसका जो हमने बोला कि कार्डियक आउटपुट कम है क्योंकि इसका पेरिफेरल पल्सेस कम है, नहीं है पेरिफेरल पल्सेस, ठीक है ना। तो ये एक एविडेंस हमने दे दिया इसमें। इसी तरह 2 पार्ट स्टेटमेंट में सिंगल एग्जांपल को देख ले कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस आए एक पेशेंट को, तो वो किसकी चीज की वजह से है, रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट या इमोबिलिटी। अब या तो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट किसी सर्जरीज की वजह से हो सकती है, किसी वीकनेस की वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन उसको इमोबिलिटी है बेड रेस्ट की वजह से, उसकी जो एक्टिविटी है वो इंटॉलरेंस है, ठीक है ना। इसी तरह 3 पार्ट सिस्टम में हमने इसकी रिलेटेड टू की थ्रू इसको काफ की तरह लिंक किया है। और एविडेंस बाय फैटीग एंड वीकनेस, पेशेंट में बताता है कि मुझे वीकनेस है या फैटीग है, तो इसी वजह से हमने कहा कि इसकी जो एक्टिविटी इंटॉलरेंस है इस पेशेंट को,
ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट और 3 पार्ट स्टेटमेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस की। अच्छा, एक है मेडिकल डायग्नोज और एक है नर्सिंग डायग्नोज। मेडिकल डायग्नोज आइडेंटिफाई कंडीशन द, इसमें हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है मेडिकल डायग्नोज में। द एमडी इज लाइसेंस्ड एंड क्वालिफाइड टू ट्रीट, वही डॉक्टर का बोलते हैं कि वो क्वालिफाइड और लाइसेंस्ड होते हैं। जो नर्सिंग डायग्नोज होता है उसमें हमने उस खास सिचुएशन पे, करंट सिचुएशन पे पेशेंट को जो प्रॉब्लम होता है तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। मेडिकल डायग्नोज में हम क्या करते हैं कि पेशेंट के डिजीज की रूट काज को मालूम करते हैं कि ये डिजीज किस वजह से हुआ है और किस वजह से इसका काजेशन क्या है। और नर्सिंग डायग्नोज में हम उसी टाइम करंट जो भी सिचुएशन पेशेंट को चल रही है, पेशेंट को करंट फॉर एग्जांपल पेन है या कोई और इस तरह कोई चीज है, फॉर एग्जांपल आप इसको तरह कर ले कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, तो उसी टाइम जो पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है और इसके लिए डायग्नोज निकालना है और इसके लिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करनी है इसके लिए, ठीक है ना। तो नर्स इज लाइसेंस्ड एंड क्वालिफाइड टू ट्रीट, वही बात है कि वो प्रोफेशनल दोनों होते हैं, ठीक है ना। मेडिकल डायग्नोज में हम क्या करते हैं, फोकस ऑन द इलनेस इंजरी और डिजीज प्रोसेस। हमने पूरे की पूरी डिजीज पे फोकस करनी होती है कि इसकी काजेशन क्या है, ये किस वजह से काज हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी को स्टडी करना होता है। और जो नर्सिंग डायग्नोज होता है ऑन द क्लाइंट्स रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, करंट ऑन द स्पॉट जो पेशेंट को सिचुएशन आई हुई है या जो प्रॉब्लम आई हुई है पेशेंट को, तो उसका हमने पेशेंट की रिस्पांस को देखना होता है कि आया पेशेंट इसके साथ रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, विल रिस्पॉन्ड है या रिस्पॉन्ड सही तरीके से नहीं करता, एक्चुअल या पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन कि कोई उसको रिस्क फैक्टर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड उसकी हॉस्पिटल में स्टे प्रोलॉन्ग्ड हुई है, तो रिस्क फैक्टर ये है कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, नोसोकोमियल इन्फेक्शन इस पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल डायग्नोज रिमेन कांस्टेंट अंटिल अ क्योर इज इफेक्टेड, सही है ना। ये कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में जो इनिशियल असेसमेंट हो जाता है तो इसमें पेशेंट की एक डायग्नोज निकाली जाती है कि ये पेशेंट को ये डायग्नोज है, ये डिजीज है पेशेंट की और इसकी ये डायग्नोसिस हुई है। अब ये थ्रू आउट द प्रोसेस ये कांस्टेंट रहेगा। अब ये अलग बात है कि पेशेंट को एक डिजीज के साथ हॉस्पिटल में दूसरा डिजीज भी वो डेवलप कर ले, तो वो तो अलग बात है, लेकिन जो डिजीज स्टार्ट में आइडेंटिफाई हो जाए तो वो थ्रू आउट द प्रोसेस वो कांस्टेंट ही रहेगा। और जो नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं वो चेंजेस एज द क्लाइंट्स रिस्पॉन्सेस एंड हेल्थ चेंजेस, और वो टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट के लिए पेन का नर्सिंग डायग्नोज लिखा है कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू, पेशेंट ने सर्जरी की है या किसी और वजह से या एमआई की वजह से पेशेंट को पेन आया हुआ है, तो उस टाइम हमने नर्सिंग डायग्नोज निकाला, फिर हमने उसके लिए प्लानिंग कर ली, फिर इसके लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन कर ली, फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल सारा इम्प्लीमेंटेशन हमने कर ली। तो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 1 घंटा बाद हमने वो दोबारा पेशेंट से पूछ लिया, असेसमेंट कर लिया, तो उसको वो पेन खत्म हुआ था। तो हमारा जो नर्सिंग डायग्नोज था उस टाइम जो पेन के लिए हमने बनाया था वो भी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो नर्सिंग डायग्नोज जो है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, एनी टाइम आप उसको बना सकते हैं और एनी टाइम वो खत्म हो सकते हैं, पेशेंट की हेल्थ पे डिपेंड करता है। अच्छा, टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसमें एक है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, वही प्रॉब्लम के लिए जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए हम नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं, ठीक है ना। composed of the problem statement related to factors and symptoms, वही 3 पार्ट स्टेटमेंट होता है। नर्सिंग डायग्नोज को हमने फिर 3 पार्ट सिस्टम में एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज के लिए बनाना होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू हाइपरप्लेसिया ऑफ द ब्रोंकियल वॉल्स, सही है ना, कि पेशेंट की जो एयरवे है वो इनइफेक्टिव मीन कि वो प्रॉपर तरीके से जो रिस्पिरेटरी सिक्रीशन है उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते, सही है ना, और एयरवे ब्लॉकेज है, तो वो किस वजह से है उसका काजेशन उन्होंने बता दिया है कि ये हाइपरप्लेजिया की वजह से हुआ है, ठीक है ना। अब हाइपरप्लेजिया क्या है कि उसकी जो ब्रोंकियल वॉल है उसमें थिकनेस आई हुई है, तो जब थिकनेस आई हुई है ब्रोंकियल वॉल में तो इससे जो एयरवे है वो थिन हो जाएगा, ठीक है ना, एयरवे वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से पेशेंट की जो सिक्रीशन है तो वो सिक्रीट नहीं, प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं होगी और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आई होगी, ठीक है ना। तो अच्छा, इसको हमने फिर अगर 3 पार्ट स्टेटमेंट में लिखना है तो फिर हमने इसको इस तरह लिखना है कि इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू हाइपरप्लेजिया ऑफ द ब्रोंकियल वॉल
एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या पेशेंट की जो एक्सक्रीशन है वो सही तरीके से नहीं होती, पेशेंट को कफिंग आती है, ठीक है ना, तो इसको हम इस तरह फिर एविडेंस करते हैं। तो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज में हमने एक ऐसी प्रेजेंट प्रॉब्लम के लिए डायग्नोज निकालना होता है, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम पेशेंट को एग्जिस्ट करती है उसी टाइम पे, तो इसके लिए हमने जो नर्सिंग डायग्नोज बनाना होता है उसको हम एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज कहते हैं। अच्छा, द सेकंड वन, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस है, इंडिकेट द प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट हैज स्पेशल रिस्क फैक्टर। प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, अभी पेशेंट को वो हुआ भी नहीं है, लेकिन पेशेंट प्रोन है कि वो उसी डिजीज को डेवलप कर ले, रिस्क फैक्टर है, ठीक है ना, तो इसमें हम ज्यादातर जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उस पे हम फोकस करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल को देख ले कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग स्टे इन द हॉस्पिटल। अब अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसका जो स्टे है वो प्रोलॉन्ग हुआ, तो ज्यादातर चांसेस है कि पेशेंट कोई हॉस्पिटल इन्फेक्शन वो डेवलप कर ले, ठीक है ना, तो इन्फेक्शन जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन है उसका पेशेंट को रिस्क है। तो हमने अगर रिस्क के लिए कोई डायग्नोज बनाना है तो फिर हम नर्सिंग डायग्नोज जो है ना, रिस्क नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे। फ्यूचर के लिए हमने अगर कोई डायग्नोज बनाना होता है पेशेंट को रिस्क फैक्टर से बचाव के लिए, तो फिर हमने रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है। इसी तरह वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस इंडिकेट द क्लाइंट्स डिजायर टू अटेन अ हायर लेवल ऑफ वेलनेस इन सम एरिया ऑफ फंक्शन, सही है ना। इसको हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये नीचे देख ले, आइडेंटिफाई द क्लाइंट मोटिवेशन एंड रीजंस टू अचीव अ हायर लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस बीइंग। इसमें हमने पेशेंट की मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करना है, और जो हायर लेवल ऑफ हेल्थ है उसमें हमने पेशेंट की मदद करनी है, और उसके लिए वो डायग्नोज बनाना है कि पेशेंट हायर लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव कर सके, ठीक है ना। ये कोई प्रॉब्लम या कोई रिस्क फैक्टर पे फोकस नहीं करता, बल्कि उसकी ज्यादातर फोकस जो होता है ना वो स्ट्रेंथ पर होता है, कि पेशेंट को हम स्ट्रेंथन करें, ठीक है ना, उसकी बिहेवियर को चेंज करें और उसको इफेक्टिव कर ले, ठीक है ना, ताकि उसमें जो उसकी जो ओवरऑल है तो इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। आप एग्जाम्पल को देख ले कि इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड टू मैटरनल कॉन्फिडेंस। अब अगर हमने एक मदर को ऐसा एजुकेट किया कि आपने पेशेंट को इस टाइम पे फीडिंग देनी है, इस पोजीशन पे आपने पेशेंट को फीडिंग देनी है, और आपने फीडिंग के लिए ये न्यूट्रिएंट्स लेना है ताकि आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो सही तरीके से पेशेंट मदर को एजुकेट करना है कि आपने पेशेंट को किस तरह ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, किस कौन सी पोजीशन पे देनी है और किस टाइम पे देनी है। तो जब आप ये सारी एजुकेशन आप मदर को देते हो और वो उस पे इस एजुकेशन पे वो अपना वो क्या कर ले, एक्शन ले ले और उस पे अमल कर ले, तो इसका जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको एक किस्म की कॉन्फिडेंस वो शो होती है, वो फील करती है, एक किस्म की खुद को स्ट्रेंथन फील करती है, ठीक है ना। तो जब हमने किसी के लिए किसी की बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए किसी की या क्लाइंट्स की हमने ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई डायग्नोज बनानी होती है और वो एजुकेशन पे हमने बनानी होती है, तो फिर उस टाइम हमने वेलनेस नर्सिंग डायग्नोज बनानी होती है, ठीक है ना। द थर्ड स्टेज हमारे पास ये प्लानिंग का स्टेज है, ठीक है ना। तो अब हमने असेसमेंट तो कर ली, इसकी बेस पे हमने नर्सिंग डायग्नोज भी बना लिया। अब हमने हर एक डायग्नोज के लिए एनसीपी बनानी होती है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या करने होते हैं आगे पेशेंट के लिए, तो वो हम प्लानिंग स्टेज में बनाएंगे। The planning stage is where goals and outcomes are formulated that directly affect patient care. इसमें हमने गोल सेट करने होते हैं और आउटकम्स को फॉर्मुलेट करने होते हैं कि मैंने ये गोल सेट किया है खुद को और इसका एंड आउटकम ये होगा, ठीक है ना। मैंने पेशेंट के लिए पेन के रिलेटेड एक नर्सिंग डायग्नोज बना ली, अब मैंने प्लानिंग करना है कि मैंने पेशेंट के लिए कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, आया मैंने फार्माकोलॉजिकल साइड पे जाना है या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है, ठीक है ना। तो ये एक किस्म का आप प्लानिंग करते हो कि वो स्पेसिफिक जो पेशेंट को प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। These patient specific goals and the attainment of such assist in ensuring a positive outcome.
अच्छा, जब आप नर्सिंग प्लानिंग में गोल्स बनाते हो तो ये पेशेंट स्पेसिफिक होने चाहिए, और इसका अल्टीमेटली मकसद ये होना चाहिए कि पेशेंट को एक पॉजिटिव केयर प्रोवाइड करे और इसका अल्टीमेटली एक पॉजिटिव आउटकम अचीव कर सके। ठीक है ना? तो हमने इस चीज को इंश्योर करना है कि हमने पेशेंट को के लिए ऐसी प्लानिंग और ऐसी गोल्स बनानी होती है कि वो स्पेसिफिक भी हो और गोल डायरेक्टेड भी हो। ठीक है ना? और स्टेप बाय स्टेप भी हो। अच्छा, ताकि जो इफेक्टिव आउटकम है वो हमें अचीव हो सके। नर्सिंग के प्लान्स आर एसेंशियल्स इन द पेज ऑफ गोल सेटिंग। ठीक है ना? तो हमने जब गोल सेट करने होते हैं तो हमने प्लानिंग करने होते हैं कि इस डायग्नोज के लिए मैंने कौन सा प्लान बनाना है, शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस प्लानिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्लाइंट्स गोल्स एंड आउटकम। हमने इसमें गोल्स या आउटकम्स को एस्टेब्लिश करनी है, बनानी है। ठीक है ना? वर्क विद द क्लाइंट टू प्रिवेंट, इसके लिए हमने क्लाइंट को इन्वॉल्व करना होता है। ठीक है ना? उसमें क्लाइंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और इसको एक एक चीज से बाखबर रखते हैं, ताकि टू प्रिवेंट, मकसद क्या होता है हमारा कि टू प्रिवेंट, रिड्यूस और रिजॉल्व प्रॉब्लम। या तो हम रिस्क फैक्टर वाले डायग्नोज बनाते हैं जो हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है ना? नर्सिंग रिस्क नर्सिंग डायग्नोज जो हमने बनानी होती है, तो उसके लिए हमने फिर प्लानिंग करनी होती है कि जो स्पेसिफिक डिजीज है वो काज ना हो जाए। ठीक है ना? इसी तरह रिड्यूस और रिजॉल्व प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को हम या तो रिड्यूस करना चाहते हैं या रिजॉल्व करना चाहते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए फिर हमें प्लानिंग करना होता है। टू डिटरमाइन रिलेटेड नर्सिंग इंटरवेंशन, और इसी में हमने प्लान करना होता है कि मैंने स्पेसिफिक नर्सिंग डायग्नोज के लिए कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, दैट आर मोस्ट लाइकली टू असिस्ट क्लाइंट टू अचीव द गोल्स, कि वो एक स्पेसिफिक गोल जो मैंने खुद के लिए रखा हुआ है वो अचीव हो सके। दिस इज अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर योर पेशेंट। ठीक है ना? तो इसका अल्टीमेटली क्या होगा कि इसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगा। This is about what your patient needs to do to improve his health status or better with को। इसमें हम क्या करते हैं, हम मालूम करते हैं कि पेशेंट के हेल्थ की करंट स्टेट ये है, तो मैंने जो गोल बनानी है वो मैंने अब पेशेंट को फॉर एग्जांपल पेन है, तो मैंने प्लान बनानी है कि पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री होगा, तो ये एक प्लान बनाते हैं, खुद के लिए एक टारगेट सेट करते हैं कि मैंने अचीव करनी है, और फिर इसके लिए आप इम्प्लीमेंटेशन पे एक्शंस एस्टेब्लिश करते हो। ठीक है ना? एक्शंस लिखते हो, इम्प्लीमेंटेशन लिखते हो कि मैंने ये चीजें करनी है। प्लानिंग स्टेज में आप इम्प्लीमेंटेशन लिखते हो और इम्प्लीमेंटेशन फेज में आप फिर इस पे एक्शन लेते हो। ठीक है ना? तो आगे हम पढ़ेंगे इसको। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, इसमें एक इनिशियल प्लानिंग, डेवलप इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ऑफ केयर बिगिन आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। जैसे ही हम इनिशियल असेसमेंट कर ले तो उस टाइम हमारा पास एक कम्प्रहेंसिव प्लान डेवलप होता है कि मैंने पेशेंट के लिए, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट एमआई के साथ आया, तो उस टाइम आप एक ब्रॉड एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाते हो कि मैंने पेशेंट को ट्रीट करना है, उसको जो करंट सिचुएशन है उसको ट्रीट करना है, तो आप एक इनिशियल प्लान बनाते हो। ठीक है ना? तो ये कम्प्रहेंसिव होता है, और जैसे ही पेशेंट एडमिट हो जाए तो इस टाइम हम करते हैं ये चीज। अच्छा, ऑन गोइंग प्लानिंग डन बाय ऑल नर्सिस, जो भी वार्ड में नर्सिस होते हैं तो हर एक अपनी शिफ्ट के लिए, अपनी हर एक पेशेंट के लिए फिर प्लानिंग बनाती है। अच्छा, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इनिशियल केयर प्लान। ठीक है ना? तो जो इनिशियल प्लान एक ब्रॉड किस्म का प्लान बनाया होता है कि मैंने पेशेंट को एमआई से ट्रीट करना है। अब एमआई से ट्रीट करना है तो इसके लिए आप एक हर एक बंदा जो भी नर्स वार्ड में आता है तो वो पहले नर्स से ओवर लेता है, और फिर इसी के बेस पे अपने लिए जो उन्होंने अपनी शिफ्ट में पेशेंट को केयर देना होता है तो इसका वो प्लान करते हैं। ठीक है ना? तो हर एक पेशेंट के लिए हर एक स्टाफ या हर एक नर्स वो इंडिविजुअलाइज्ड केयर बनाता है। ठीक है ना? पेशेंट के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट, हर एक पेशेंट हर एक शिफ्ट की बिगिनिंग पे होता है डिटरमाइन विद द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस चेंज इट, वो असेसमेंट करते हैं, वही प्रोसेस हर एक RN वो परफॉर्म करता है। नर्सिंग प्रोसेस पे जाता है कि पहले असेसमेंट करता है, फिर डायग्नोज निकालता है जो करंट उसी को उसी टाइम पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है तो उसकी नर्सिंग डायग्नोज बनाती है, और फिर इसके लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाती है। अच्छा, फिर क्या करते हैं, सेट प्रायोरिटीज फॉर क्लाइंट्स केयर ड्यूरिंग शिफ्ट, फिर वो
प्रायोरिटी सेट करते हैं प्लानिंग में, वो फिर प्रायोरिटी सेट करने हैं कि मैंने पेशेंट की सबसे पहले ये नीड पूरी करनी है, फिर इसके बाद ये वाली नीड पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी है या डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग है और उसको पेन भी है, तो हमने सबसे पहले पेशेंट की फिर डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग्स को उसको हमने नर्सिंग डायग्नोस बनानी है और इसके लिए हमने फिर नर्सिंग केयर प्लान बनानी है ताकि उसका जो प्रायोरिटी है वो हम उसको दे सके। जो सिवियर सेम सिम्टम्स होती है या जो सिवियर पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो उसको करते हैं। अच्छा, ऑनगोइंग प्लानिंग में हम फिर और क्या करते हैं, डिसाइड विच प्रॉब्लम्स टू फोकस ऑन। सिर्फ वही बात है कि हमने कौन सी प्रॉब्लम को फोकस करना होता है जो हमें असेसमेंट में आइडेंटिफाई हुई है। कोऑर्डिनेट नर्सिंग एक्टिविटीज सो दैट मोर देन वन प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड एट ईच क्लाइंट कॉन्टेक्ट। तो हम एक ही प्रॉब्लम के लिए नहीं करते कि एक प्रॉब्लम पेशेंट को आया हुआ है और हम इसके लिए नर्सिंग डायग्नोज निकाल ले फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर ले, तो जब वो रिजॉल्व हो जाए तो हम दूसरी की तरफ नहीं, स्टार्ट पे हमने पेशेंट की असेसमेंट करनी है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो फिर इसके लिए हमने नर्सिंग केयर प्लान को बनाना होता है। तो जैसे ही आप पेशेंट के लिए एक कांटेक्ट में जाते हो, एक ही दफा आप जाते हो, तो आप सब चीजों को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो, एनसीपी बनाते हो और फिर एक ही दफा सब चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन करते हो। लेकिन प्रायोरिटीज आप रखते हो, जो सीवियर प्रॉब्लम होता है तो उसको आप प्रायोरिटाइज करते हो, ठीक है ना। अच्छा, द थर्ड वन है डिस्चार्ज प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग फॉर नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज। अब हम पेशेंट हमारे पास वार्ड में जैसे ही एडमिट हुआ तो उसके लिए हमने ट्रीटमेंट तो कर ली, अब पेशेंट कदर स्टेबल हो गया तो अब वो डिस्चार्ज प्लान हम बनाते हैं कि उन्होंने होम केयर में किस तरह मेडिसिन लेनी होती है, क्या क्या चीजें उन्होंने फॉलो करनी होती है, इंस्ट्रक्शंस वो हमने सब यहाँ पर प्लान करते हैं। एड्रेस इन ईच क्लाइंट केयर प्लान, हर एक क्लाइंट के लिए हर एक अपना एक डिस्चार्ज प्लान होता है। बिगिन एट फर्स्ट क्लाइंट कंटेक्ट, जैसे क्लाइंट हॉस्पिटल में या वार्ड में एडमिट हो जाए तो उस टाइम भी हम डिस्चार्ज प्लानिंग करते हैं, क्योंकि पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में आता है या वार्ड में एडमिट होता है तो वो तो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है ना, उसका अल्टीमेटली मकसद ये होता है कि ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाए और वापस घर जाए। तो उस टाइम से भी हम डिस्चार्ज प्लानिंग करते हैं कि इस टाइम मैंने ये चीजें फॉलो करनी है, तो इससे अगर पेशेंट इंप्रूव हुआ तो मैंने उसको डिस्चार्ज करना है। अब दोबारा अगर नेक्स्ट डे पे दोबारा असेसमेंट हो जाए और वही प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करती है तो फिर हम दोबारा एक डायग्नोज बनाते हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है, लेकिन डिस्चार्ज प्लानिंग हम पेशेंट जैसे ही एडमिट हो जाए तो उस टाइम ही हम बनाते हैं। ये जो ऑनगोइंग प्लानिंग होती है ना, तो यूं तो टाइम टाइम पे होती है, पेशेंट को जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए हमने बनाना होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक लेकिन डिस्चार्ज प्लानिंग ये एक कम्प्रहेंसिव है एंड ऑनगोइंग असेसमेंट भी इसमें आता है कि हम बार बार पेशेंट की असेसमेंट करते हैं और एक किस्म की डायग्नोसिस निकालते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है ना। और अल्टीमेटली डिस्चार्ज प्लान में हम एट द एंड क्या करते हैं कि पेशेंट के लिए एजुकेशन लिखते हैं कि पेशेंट को घर पे ये मेडिसिन इस टाइम पे लेनी है, ये चीजें आपने खानी है, ये चीजें आपने आपने इन चीजों से परहेज करनी है, आपने एक्टिविटी और एडीएल्स किस तरह मेंटेन रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है, तो ये सब चीजें हम डिस्चार्ज प्लान में करते हैं। अच्छा जब हम नर्सिंग के एनसीपी बनाते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, उस पे क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। जो कि हम एक इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान होता है, अ स्ट्रेटजी फॉर एक्शन दैट एग्जिस्ट इन नर्सिस माइंड। हर एक नर्स जिस पेशेंट के लिए असेसमेंट करते हैं, इमरजेंसी असेसमेंट करता है या जो भी, तो उस टाइम वो जल्दी एक किस्म का बस प्लान बनाता है कि हाँ मैंने जल्दी उसको आईवीलाइन पास करनी है, मैंने जल्दी उसको ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है ना। तो अब ये किसी की उन्होंने रिटर्न नहीं की है बल्कि खुद अपने माइंड से जल्दी उस चीज को इम्प्लीमेंट की, तो उसको हम इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान कहते हैं। द सेकंड वन है फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान, अगर वही रिटर्न या कंप्यूटराइज्ड लिख ले अपने पास और वो हमें एक गाइडेंस दे दे तो फिर हम उसको फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान बोलते हैं। एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड केयर प्लान, फॉर्मल प्लान मीन कि ये रिटन होगा या कंप्यूटराइज्ड होगा, ठीक है ना। दैट स्पेसिफाइज एक्शंस फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट विद कॉमन नीड्स। अब पेशेंट ऐसे आए हुए हैं कि वो कॉमन नीड्स के साथ स्पेसिफिक डिजीज के साथ आए हुए हैं, सबको एक डिजीज हुई है, तो फिर सबके लिए हम एक
एक ही दफा पे सबके लिए एक नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मीजल वार्ड में बच्चों के लिए एक मीजल वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड है, उसमें आइसोलेशन रूम में मीजल वार्ड है, तो सबको मीजल हुई है तो हम सबके लिए एक केयर प्लान बनाते हैं कि हाँ मैंने ये चीजें करनी है। ठीक है ना, तो फिर उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड केयर प्लान। इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान होता है टेलर टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक क्लाइंट। अब एक क्लाइंट को एक स्पेसिफिक डिजीज है, तो इस स्पेसिफिक डिजीज के लिए हम एक केयर प्लान बनाते हैं, तो फिर उसको लिए हम इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान यूज करते हैं। ये इनफॉर्मल और फॉर्मल ये एक ब्रॉड टर्म्स है, और फिर स्टैंडर्डाइज और इंडिविजुअलाइज्ड फिर ग्रुप बेस्ड के हमने इंडिविजुअल या ग्रुप बेस्ड पे हमने करनी है तो इस टाइम पे, और जो रिटन होता है या माइंड में होता है तो इनफॉर्मल और फॉर्मल होता है। ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्डाइज अप्रोचेस टू केयर प्लान। अब हमने पेशेंट के लिए एक स्टैंडर्डाइज केयर प्लान बनाना होता है, तो उसमें क्या करना है, नर्सिंग एक्शन फॉर क्लाइंट विद सिमिलर मेडिकल कंडीशंस। वही उन पेशेंट्स के लिए हमने बना जिसकी मेडिकल कंडीशन सिमिलर हो। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है स्टैंडर्डाइज केयर प्लानिंग में। अचीवेबल रादर देन आइडियल नर्सिंग केयर प्लान। अच्छा, हमने ऐसा नर्सिंग केयर प्लान बनाना है कि वो अचीवेबल ही हो, ऐसा ना हो कि वो जस्ट आइडियल हो, कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन नहीं हो। ठीक है ना, तो हमने ऐसे नर्सिंग केयर प्लान बनाना है कि वो अचीवेबल हो। अच्छा, इंटरवेंशन फॉर विच नर्सेज आर अकाउंटेबल। अच्छा, जो भी आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो आप इसके लिए अकाउंटेबल भी हो। नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो जाहिर सी बात है आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, इंटरवेंशन करनी होती है ना, एक्शन तो परफॉर्म करना होता है ना आपने। तो जो एक्शन आप परफॉर्म करते हो, जो इंटरवेंशन आप करते हो, तो इसके लिए आप अकाउंटेबल भी हो कि हाँ मैंने, तो इसकी बिहाइंड आपके पास एक एविडेंस बेस्ड एक सबूत होना चाहिए आपके पास कि हाँ मैंने ये एक्शन कर ली है तो ये इसी वजह से मैंने कर लिया। तो वो जो आप एक्शन परफॉर्म करते हो तो वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। अच्छा, यूजुअली देयर आर एजेंसी रिकॉर्ड दैट मे बी रिपोर्टेड टू द क्लाइंट्स केयर प्लान। अच्छा, पहले से जो क्लाइंट्स ट्रीट हुए हैं, पहले से उनका रिकॉर्ड पड़ा होता है कि कि ये वाले क्लाइंट्स हमने इस तरह ट्रीट किए, उनके लिए हमने प्लानिंग इस तरह बनाई, तो उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो अपने नर्सिंग केयर प्लान में। रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है ना, तो नर्सिस की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए आपने नर्सिंग केयर प्लान बनानी होती है। ऐसे नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और है और आप किसी डॉक्टर की मेडिकल डायग्नोज को निकाल लो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बल्कि आपने नर्सिंग केयर प्लान उसी पर्सपेक्टिव में बनानी होती है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, डू नॉट कंटेन मेडिकल इंटरवेंशन। वही बात बता दी कि आपने मेडिकल इंटरवेंशन नहीं करनी, और ये आपकी नर्सिंग के प्लान में कंटेन नहीं होना चाहिए। आपने खुद के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपका जो जॉब रोल है, तो उसी को देखते हुए आपने नर्सिंग केयर प्लान बनानी है, और इसी को देखते हुए आपने नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है। ठीक है ना। अच्छा, प्रोटोकॉल्स इंडिकेट एक्शंस कॉमनली रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर गुड फॉर क्लाइंट्स। ठीक है ना, may include both primary care provider order and nursing intervention। कि हमने पेशेंट्स के लिए अगर करनी होती है तो उसमें हम प्राइमरी केयर प्रोवाइडर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, और नर्सिंग इंटरवेंशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब दोनों टीम वर्क में काम कर ले तो फिर पेशेंट को इफेक्टिव केयर दिया जाएगा, और पेशेंट की जो हेल्थ है वो जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, एग्जांपल क्या है, प्रोटोकॉल फॉर एडमिटिंग अ क्लाइंट टू द इंटेंसिव केयर यूनिट। अब हर एक केयर यूनिट, हर एक यूनिट का अपना एडमिटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे आईसीयू का अलग प्रोटोकॉल होता है, सीसीयू का अलग प्रोटोकॉल होता है, तो उसी को आपने फॉलो करना होता है हर एक पेशेंट के लिए। ठीक है ना, इसी तरह पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है। पॉलिसी स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ विजिटर। अब अगर एक इंटेंसिव केयर यूनिट है तो इसमें आपने कितनी विजिटर्स को एंट्री देनी है, एक पेशेंट के साथ विजिट किस तरह कर सकते हैं। बाज आईसीयू से ऐसे होता है कि इसके साथ पेशेंट एक ही अलाउड होता है, बाज ऐसे होता है कि उसमें अलाउड ही नहीं होता। ठीक है ना, तो आपने इस चीज को भी देखना होता है, पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, और पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स पहले से हर एक यूनिट के लिए डेवलप्ड होते हैं। थर्ड स्टेप हमने स्टार्ट किया था द प्लानिंग, तो उसमें हमने स्टार्ट में कुछ पढ़ा था, लेकिन अब उसका है नर्स के जब जब भी हमने पेशेंट के लिए प्लानिंग करनी है नर्सिंग केयर प्लान का, तो उसका प्रोसेस क्या होगा।
तो जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो वो जो हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें वो इन्वॉल्व होगी। अच्छा, उसमें सबसे वन है सेटिंग प्रायोरिटीज़ है, सेकंड वन एस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल एंड डिजायर्ड आउटकम्स है, फिर सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस है और राइटिंग इंडिविजुअल नर्सिंग इंटरवेंशंस आर केयर प्लान है। तो इसको हम एक-एक आगे पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहले जो आता है वो है सेटिंग प्रायोरिटीज़, ठीक है ना? कि जब भी एक पेशेंट आपके पास आता है तो आपने उसको प्रायोरिटाइज़ करना है। अगर एक पेशेंट को 2-3 किस्म के प्रॉब्लम्स है या 2-3 किस्म के डिज़ीज़ है तो आपने उसमें प्रायोरिटाइज़ करना है डिज़ीज़ को, ठीक है ना? ताकि जो सीवियर हो या जो लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ हो तो उसको हमने सबसे पहले डील करनी है। तो आपने उसमें प्रायोरिटीज़ रखनी है। जिस तरह इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्राइएज होता है जो कि पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करता है, इसी तरह हमने जब भी नर्सिंग केयर प्लान बनाना है तो उसमें हमने पेशेंट की डिज़ीज़ को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है ना? तो उसमें फिर 3 किस्म की प्रायोरिटीज़ है हमारे पास, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। जो हाई प्रायोरिटी होती है वो हमने कौन सी डिज़ीज़ को देनी होती है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट्स को या जिसकी वजह से पेशेंट की जो वाइटल ऑर्गन्स है उसकी फंक्शंस इफ़ेक्ट हुई है, तो उसको हमने हाई प्रायोरिटी पे रखना है। मीन के उसको हमने सबसे पहले डील करना है, ठीक है ना? हाई प्रायोरिटी वाले वही डिजीज होते हैं जो कि इमीडिएट इंटरवेंशन उसको रिक्वायर्ड होती है। उसमें हम ये ज़्यादातर हमारा फोकस ईबीसी पर होता है, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है ना? जो रिस्पिरेटरी ट्रीटमेंट हम देते हैं पेशेंट को या जो रिस्पिरेटरी थेरेपी देते हैं वही चीज़ इंक्लूड होती है, और जो कार्डियोवास्कुलर ट्रीटमेंट देते हैं, मीन अगर किसी पेशेंट्स का सर्कुलेशन मेंटेन नहीं है, पेशेंट शॉक में चला गया है, तो मीन के ये हाई प्रायोरिटी हमने इस पेशेंट को देनी है, ठीक है ना? और इस डिजीज़ को हमने हाई प्रायोरिटी देनी है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट पेन के साथ भी आया है और उसको एसओबी भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी है। तो हमने जो पेशेंट को दोनों प्रॉब्लम अब पेशेंट को है, लेकिन हमने प्रायोरिटी एसओबी को देनी है, ठीक है ना? अच्छा, तो हाई प्रायोरिटी वही कंडीशंस होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जिसमें हमारा अल्टीमेटली गोल यही होता है कि हम पेशेंट की लाइफ को प्रिज़र्व कर सकें। द सेकंड वन उसमें है मीडियम प्रायोरिटी। तो वही डिजीज को हमने मीडियम प्रायोरिटी पे रखना है जो कि लाइफ हेल्थ थ्रेटनिंग हो। मीन कि अभी उन्होंने कोई स्पेसिफिक कोई इफेक्ट नहीं है हेल्थ पे, लेकिन अगर आपने टाइम से ट्रीट ना किया तो वो हेल्थ को थ्रेटन कर सकती है, ठीक है ना? तो उसमें ज्यादातर जो चीजें आती है वो रिस्क फैक्टर्स आती है। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट वो फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट वो हॉस्पिटल में ज़्यादा देर के लिए स्टे करता है तो उसकी वजह से फिर उसकी जो इन्फेक्शन चांसेस है, रिस्क फैक्टर है, तो वो इंक्रीज होती है, ठीक है ना? तो उसको हमने फिर मीडियम प्रायोरिटी देनी होती है। इसी तरह अगर एक पेशेंट है और उसका न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है, तो अगर हमने टाइम पे उसको ट्रीट ना किया तो ये उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर सकती है और उसका जो हेल्थ है वो और भी डिटेरियोरेट हो सकती है, तो उसको हमने फिर मीडियम प्रायोरिटी देनी होती है। जो कि अभी सीरियस इफ़ेक्ट नहीं है हेल्थ पे, लेकिन अगर आपने टाइम से ट्रीट ना किया तो उसके कॉम्प्लिकेशन इतने बढ़ जाएँगे कि वो हेल्थ को लाइफ थ्रेटन कर सकती है। ठीक है ना? अच्छा, द थर्ड वन है उसमें लो प्रायोरिटी। तो लो प्रायोरिटी हमने कौन-सी डिज़ीज़ को देनी होती है? वही डिज़ीज़ जो कि डेवलपमेंटल पेशेंट को डेवलपमेंटल नीड्स होती है या कोई साइको सोशल नीड होती है, तो उसमें हमने पेशेंट्स को फिर लो प्रायोरिटी पे रखनी होती है। ठीक है ना? कि इसका कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो और हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, तो उसको हमने फिर लो प्रायोरिटीज़ पे रखना है। अच्छा, फिर जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं या जो हम नर्सिंग प्रोसेस पे हम प्लान बनाते हैं, तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है, तो वो क्लाइंट्स हेल्थ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स है। उसकी जो पेशेंट की जो कल्चरल वैल्यूज़ है और स्पिरिचुअल बिलीव्स है, उसकी हेल्थ पे वो इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है ना? तो आपने इस चीज़ को भी कंसिडर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है और उसको सीवियर शॉक है और इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड है, लेकिन वो उसकी स्पिरिचुअल बिलीव्स की वजह से वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रिजेक्ट करता है, ठीक है ना? तो ये आपकी जो नर्सिंग केयर प्लान है उसको इफ़ेक्ट कर सकती है, तो आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है। इसी तरह क्लाइंट्स प्रायोरिटी है।
तो इस वो भी आपकी नर्सिंग केयर प्लान को इफ़ेक्ट कर सकती है या जो आप प्लानिंग करते हो तो उस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उसमें है कि अगर एक पेशेंट है उसको पेन भी है और इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी है, तो अब वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस को नहीं देखता लेकिन उसको जो मॉडरेट पेन है उसको वो प्रायोरिटी देता है कि हाँ, मुझे पेन है सबसे पहले ये चीज़ ट्रीट करनी है आपने। अब उसका हाइपरटेंसिव की तरफ कोई ध्यान नहीं गया है तो उसका जो प्रायोरिटी है वो पेन है। तो आपने इस चीज़ को भी कंसिडर करना है कि ये चीज़ भी अब सीवियर चीज़ जो है ना वो मॉडरेट पेन नहीं है बल्कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस है जो इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। पेन के तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। लेकिन क्लाइंट्स की प्रायोरिटी यही है कि आपने सबसे पहले पेन को ट्रीट करना है, ठीक है ना? तो ये चीज़ भी आप जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो उस पे ये इफ़ेक्ट करता है। थर्ड वन जो चीज़ है वो इफ़ेक्ट करती है नर्सिंग केयर प्लान को, वो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ होती हैं। ठीक है ना? कि आपके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल है कि नहीं है। जब आपके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं तो आप जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो और इसमें आप इंटरवेंशंस की प्लान करते हो तो आप इज़िली फिर इफ़ेक्टिव केयर नर्सिंग केयर पेशेंट्स को डिलीवर कर सकते हो। जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल रिसोर्सेज़ में आते हैं कि आपके पास स्टाफ पूरा है कि नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, आपके पास टाइम है कि नहीं है, ठीक है ना? अच्छा द फोर्थ वन कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि नहीं। मीन अगर एक पेशेंट को आप थेरेपी देते हो और वो थेरेपी वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो आया आप फिर वो नहीं दे सकते ना। तो आपने फाइनेंशियल बर्डन्स वाले उसको भी देखना होता है कि फाइनेंशियल बर्डन ये पेशेंट सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी उसमें इफेक्ट कर सकती है आपकी नर्सिंग केयर प्लान को। तो आपने ऐसे नर्सिंग केयर प्लान बनाना है कि जो पेशेंट्स की हेल्थ पेशेंट्स को एक इफेक्टिव है केयर भी प्रोवाइड कर सके और जो उसको फाइनेंशियल बर्डन है तो उसको भी इफेक्ट ना कर सके और जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है तो उसकी बुनियाद पर आप पेशेंट को सही तरीके से केयर दे सको। तो ये सारी चीजें हैं कि ये आपकी नर्सिंग केयर प्लान को इफेक्ट कर सकती है। इसी तरह अर्जेंसी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? जो हमने ऊपर प्रायोरिटीज पढ़ ली कि जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो उसको हमने हाई प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है ना? फिर मीडियम प्रायोरिटी। तो वो डिजीज भी फॉर एग्जांपल एक डिजीज है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप पेन के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो आप पेन के लिए तो आपने नर्सिंग के आप दरमियान में पहुंच गए जो आपने नर्सिंग केयर प्लान बनाया था और आप उसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन दरमियान में पेशेंट्स का जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट हो गया और उसको इमरजेंसी हो गई, तो फिर भी आपकी जो नर्सिंग केयर प्लान है वो इफेक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो आपने कंसिडर करनी है। इसी तरह द लास्ट वन है कि मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान। अच्छा, जो बंदा मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं फॉर एग्जांपल डॉक्टर, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या कोई डाइटिशियन प्लान करता है तो उस चीज को भी आपने कंसिडर करना है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो उन लोगों के साथ अलाइनमेंट में हो, ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन में हो, तो वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में हो। तो अगर आपका प्लान उनके साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं है, तो डॉक्टर एक किस्म की मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा और आपका जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो उसके साथ टकराव में आएगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो टीम वर्क में आपने काम करना है कि जो लोग वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो होना चाहिए कि आपका जो नर्सिंग केयर प्लान है वो उसके साथ अलाइनमेंट में होना चाहिए।